हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर सबसे लास्ट में आ रहा है। लेकिन हमने सब कुछ आपके लिए जितना कुछ कर सकते थे, मेरा बन जितना कुछ पड़ा, हमने सब कुछ आपके लिए किया, जान झोंक दिया। दो दो महीने से आप लोगों के लिए सेमेस्टर 1 का क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे लिया। प्रो बैच में तो सबसे पहले पहले करवाया ही, उसके बाद आप आपके लिए यूट्यूब पे 2 महीने से खट रहा हूँ भाई। तो सेमेस्टर 2 का अनाउंसमेंट जल्दी आएगा और बहुत ही बम्पर अनाउंसमेंट आएगा। और हमारे सेमेस्टर 2 का जो क्लासेस होगा डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, प्रो बैच हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 20-21 तारीख से हम अपने लोग सेम 2 स्टार्ट कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे सेम 2 के लिए, ठीक है? बिकॉज बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी को सेमेस्टर 2 ज्वाइन करना रहेगा, वो प्लीज अभी से मैसेज ना करे, कल एग्जाम के बाद मैसेज करें। अभी तक 100 मैसेजेस आ चुके हैं कि सर सेम 2 हमको ज्वाइन करना है, प्रो बैच हमको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, खूबसूरत तरीके से पढ़ना है। तो आपको सारा डिटेल्स पीपीएम का एग्जाम के बाद मिल जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। और मेरा तबीयत थोड़ा डाउन था, दैट्स वाई ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर सबसे लास्ट आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है ना भाई। बहुत मेहनत किया है ऑलरेडी, अकाउंट्स ईडी पीपीएम सब कुछ के लिए मेहनत हम लोग ने किया है। तो आइए ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को भी सल्टाते हैं, लिपटाते हैं। आइए, सबसे पहले तो बेटा ये लास्ट वाला वीडियो, इसके लिए आप लोग लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को अपने लोग डील करेंगे। सबसे पहला है दोस्तों कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने ठान लिया कि आपको आज 12 घंटे पढ़ना है। आपने आज से ठान लिया कि आज से आप लोगों को पढ़ना है। तो आप क्या करते हो? स्टडी स्टडी टेबल सजाते हो, बुक्स वुक्स गुछाते हो, अपना पेन कॉपी पेंसिल सब कुछ अरेंज करते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट। कि काम को प्रॉपर तरीके से करने के लिए अरेंजमेंट करना होता है, काम को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना और एम्प्लॉय को उसका काम देना कि तुम्हारा काम वो है, तुम्हारा काम वो है, तुम्हारा काम वो है, तुम्हारा काम वो है, तुम ये करेगा, तुम ये करेगा, तुम वो करेगा, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टास्क, रिसोर्सेस एंड पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जैसे आप लोग इवेंट मैनेजर को देखिए हो, इवेंट मैनेजर को वो लोग वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। वो लोग पूरा का पूरा इवेंट का वो दारो मदार संभालते हैं कि ए यहाँ पे तुम फूल लगाएगा, ए तुम यहाँ पे गमछा लगाएगा, ए तुम यहाँ पे लड्डू बांटेगा, ए तुम मिठाई बांटेगा, ए तुम कैटरिंग का सामान समझाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि टास्क को अरेंज करना, रिसोर्सेस को, पीपल्स को, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एक ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग ये टास्क अरेंज करते हैं, रिसोर्सेस पीपल्स अरेंज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग वर्क्स एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉइज, ठीक है? तो सिंपल सा बात है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये समझो कि काम को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना और हर एम्प्लॉयज को उसका काम देना, हर एम्प्लॉयज को उसका काम देना। ए तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम वो है, तुम्हारा काम वो है, तुम्हारा काम वो है, ठीक है? एग्जाम्पल, जैसे आप लोग का स्कूल में फंक्शंस हुआ करता था, याद है? तो एक स्टूडेंट फूल गुछाएगा, एक स्टूडेंट वो साउंड संभालेगा, एक स्टूडेंट एंकरिंग करेगा, एक स्टूडेंट वो डीजे डीजे वो संभालेगा, एक स्टूडेंट फूड का कैटरिंग संभालेगा। तो स्कूल में फंक्शंस जब हुआ करता था, तो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग काम करता था नॉर्मली। तो ये क्या कर रहे हो आप? ऑर्गेनाइज कर रहे हो। उस इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज, कि कौन क्या काम करेगा उसको बताना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है? अब बात करते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। मैं मान लीजिए कि मैं एक सीनियर सीनियर मैनेजर हूं। मैं मान लीजिए कि इस अभिषेक झा क्लासेस का बॉस हूं। मैंने एडमिन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि यूट्यूब का सारा लिंक्स तुम भेजेगा, मेरे यूट्यूब चैनल तुम संभालेगा। तो मैं अपना जो अथॉरिटी है मैं उसको डेलीगेट कर दे रहा हूं। सारा का सारा दारो मदार तो मुकेश भाई अंबानी नहीं संभाल सकते। तो वो लोग क्या करते हैं ना, जब टॉप ऑफिशियल्स अपना अथॉरिटी थोड़ा डेलीगेट करते हैं एम्प्लॉयज को, कि लो मैं तुमको अपना अथॉरिटी देता हूं, तुम ये काम संभालोगे, तुम वो काम संभालोगे, तुम वो काम संभालोगे। अरे सारा का सारा काम हम अगर संभालने लगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को दे देना, अपनी थोड़ी 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 करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग स्टाफ्स में बांट देना। जैसे मैं अपने एडमिन को बोल के रखा हूं कि कुछ भी वीडियोस आए उसको अपलोड कर देना, पब्लिक कर देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर दूसरा एडमिन उसको आपके आपके साथ शेयर करता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने एडमिन्स को दे देता हूं।
वो संभाल लेता है ग्रुप। अगर टॉप ऑफिशियल्स, अगर बॉस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बॉस को दे देता है, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। सिंपल सा बात है, आप ये समझ के रखिए, सीनियर अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जूनियर को जब दे देता है, सीनियर जब अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी, अपना पावर, अपना थोड़ा सा पावर हम जूनियर को दे दिए, उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। तो इसका मतलब क्या है? इट मींस असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज टू सबऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट टास्क्स। इट हेल्प्स मैनेजर रिड्यूस वर्कलोड एंड डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स। फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कंपनी का फ्रेमवर्क, कंपनी का फ्रेमवर्क कि कौन किसके अंडर काम करेगा, क्या किसका क्या जॉब्स रहेगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, वगैरह वगैरह। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कि कंपनी का फ्रेमवर्क, कंपनी का अलग फ्रेमवर्क। जैसे मान लीजिए कि टाटा मोटर्स में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, एक ऑडिट डिपार्टमेंट है, एक टैक्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है। तो एक ऑफिस में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, उसको अपने लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी का फ्रेमवर्क कैसा है, वो पता करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि सिमिलर काम वाले लोग एक डिपार्टमेंट में रहेंगे, दूसरे काम वाले लोग दूसरे डिपार्टमेंट में रहेंगे, तीसरे काम वाले लोग तीसरे डिपार्टमेंट में रहेंगे। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं दोस्तों फंक्शनल स्ट्रक्चर। मुझे ऑडिट अच्छे से आता है तो मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में रहूंगा, आपको टैक्स अच्छे से आता है तो आप टैक्स डिपार्टमेंट में रहोगे, किसी को अकाउंट्स अच्छे अच्छे से आता है तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करेगा। जिसको जो चीज बहुत अच्छा लगता है वो सब सब एक एक डिपार्टमेंट में रहेंगे। एक स्तर के लोग एक डिपार्टमेंट में रहेंगे, सीधा सा बात है। अकाउंट्स वाले लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहेंगे, ऑडिट वाले लोग ऑडिट डिपार्टमेंट में रहेंगे, अरे टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग टैक्स डिपार्टमेंट में रहेंगे। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर यही बोलता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। जहां पे एम्प्लॉयज को उसके फंक्शंस के हिसाब से ग्रुप किया जाता है कि भाई तू ऑडिट का बंदा है तो ऑडिट डिपार्टमेंट में जा, तू टैक्स का बंदा है तो टैक्स डिपार्टमेंट में जा, तू अकाउंट्स का बंदा है तो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट में जा। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे लोगों के फंक्शंस को देख के, जहां पे लोगों के फंक्शंस को देख के वो डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं कि डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी प्रोडक्ट या एरिया के हिसाब से जब अलग डिविजन्स बनाती है उसको बोलते हैं दोस्तों डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि कंपनी एक प्रोडक्ट के बेसिस पर या एरिया के बेसिस पर अगर डिविजन्स बनाती है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो कि अमूल, अमूल का एग्जांपल लेते हैं। अमूल, अमूल मिल्क भी बेचता है, ठीक है, अमूल दही भी बेचता है, अमूल चीज भी बेचता है, ठीक है, अमूल घी भी बेचता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, मिल्क के लिए अलग, फिर दही के लिए अलग डिपार्टमेंट, फिर चीज के लिए अलग, फिर घी 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 के लिए अलग डिपार्टमेंट। डिविजनल स्ट्रक्चर ये बोलता है कि कंपनी अगर 4 सामान बेचती है तो उसके 4 डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है। सिंपल सा बात है कि मिल्क के लिए अलग पूरा डिवीजन होगा, फिर दही के लिए अलग डिवीजन होगा, चीज के लिए अलग डिवीजन होगा, घी के लिए अलग डिवीजन होगा। तो कंपनी प्रोडक्ट या एरिया के हिसाब से अगर अगर डिविजन्स बनाती है उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर्स। कि कंपनी के जितने सामान है उतने वो डिविजन्स बनाया है। हम तो आपको डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल वो सेटअप वेयर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट मार्केट और रीजन्स। ठीक है। जब कंपनी प्रोडक्ट या एरिया के हिसाब से अलग अलग डिविजन्स बनाती है, या अमूल का दूध भी बिकता है, दही भी बिकता है, चीज भी बिकता है, घी भी बिकता है, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटो, उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर बात करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब एक बॉस के अंदर, एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक मैनेजर के अंडर 10 एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना है? 10।
एक बॉस के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, उसको बोलते हैं दोस्तों अपने लोग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय द मैनेजर। तो एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज को एक मोमेंट पे संभाल सकता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। फिर लाइन एंड फिर लाइन एंड ये स्टाफ अथॉरिटी। अब लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी क्या होता है जरा देखिए। तो लाइन अथॉरिटी का मतलब है कि डायरेक्ट ऑर्डर देने का पावर। देखिए, लाइन अथॉरिटी गिव्स मैनेजर द पावर टू मेक डिसीजंस एंड डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स। लाइन अथॉरिटी में क्या होता है कि मैनेजर आता है, मैनेजर के पास ये पूरा का पूरा पावर है कि वो सारा का सारा डिसीजन ले सकता है और सबऑर्डिनेट्स को वो डांट भी सकता है। लाइन अथॉरिटीज के अंदर मैनेजर्स के पास ये पावर है कि वो सबऑर्डिनेट को डांट सकता है, फटकार सकता है पूरा, और सारा का सारा फैसला ले सकता है और उसको आदेश दे सकता है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। और स्टाफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? तो स्टाफ अथॉरिटी प्रोवाइड्स एडवाइस, सपोर्ट, एक्सपर्ट गाइडेंस टू द लाइन मैनेजर्स। तो जो लाइन मैनेजर्स को एडवाइस दे, सपोर्ट दे, एक्सपर्ट गाइडेंस दे, उसको बोलते हैं स्टाफ अथॉरिटी। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? स्टाफ अथॉरिटी। क्लियर है? चलिए, फिर बात करते हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या होता है कि कंपनी को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना। एक कंपनी को पूरा का पूरा डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना कि ऑडिट वाले लोग ऑडिट डिपार्टमेंट में जाएंगे, फिर टैक्स वाले लोग टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, अकाउंट्स वाले लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। एक कंपनी को जब आप डिपार्टमेंट वाइज पूरा डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज। क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कंपनी का फ्रेमवर्क या डिजाइन जिसमें कंपनी ये डिसाइड करता है कि कौन कहाँ काम करेगा, किसको कौन रिपोर्ट करेगा, सीधा सा बात है, कौन किसके अंडर काम करेगा और किसके कंपनी के गोल्स अचीव होंगे। वापस सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कंपनी का फ्रेमवर्क डिजाइन करना कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन क्या, ये क्या काम करेगा और किसके कंपनी में किसके किसके कंपनी के गोल्स अचीव होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट डिफाइंस हाउ टास्क आर डिवाइडेड, कोऑर्डिनेटेड एंड सुपरवाइज्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कंपनी का फ्रेमवर्क या कंपनी का डिजाइन। इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा और कैसे कंपनी का गोल्स अचीव करना है। अब पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, कितने टाइप्स के। एक तो होते हैं भैया फंक्शनल स्ट्रक्चर। आप लोगों को अभी अभी पढ़ा है फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब कि अपने कंपनीज को फंक्शन वाइज बांट दो, अपने कंपनीज के एम्प्लॉयज को फंक्शन वाइज बांट दो। जो अकाउंट्स में होशियार है उसको आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजो, जो ऑडिट में होशियार है उसको ऑडिट डिपार्टमेंट में भेजो, जो फाइनेंस में होशियार है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजो। सबको इंडिपेंडेंटली काम कराते रहो नॉर्मली, उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फिर दूसरा है बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है जरा देखिए कि कंपनी प्रोडक्ट, रीजन या कस्टमर के बेसिस पर अलग अलग डिविजन्स बनाती है, उसको बोलते हैं दोस्तों डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मान लीजिए अमूल के 4 ठो सामान है, अमूल का दूध भी बिकता है, दही भी बिकता है, चीज भी बिकता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट खोल के रख दिया, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एम्प्लॉय एक साथ अगर दो बॉसेस को रिपोर्ट करता है, इसको भी रिपोर्ट किया उसको भी रिपोर्ट किया, उसको अपने लोग बोलेंगे दोस्तों मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो कंबाइंड एलिमेंट ऑफ बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉय हैव डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय एक साथ अगर दो बॉसेस को रिपोर्ट करता है, इस वाले बॉस को भी रिपोर्ट किया, उस वाले बॉस को भी रिपोर्ट किया, एक फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट किया, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट किया, उसको बोलते हैं अपने लोग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें मैनेजमेंट लेवल बहुत कम होते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर मतलब मैनेजमेंट लेवल इसमें बहुत कम होते हैं, मतलब कि कम बॉस, फास्ट डिसीजन, ओपन
ओपन कम्युनिकेशन। आप देखते हो ना, मतलब कि छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है ना, वो फ्लैट स्ट्रक्चर में काम करता है, ठीक है। हैज फ्यू hierarchical levels with a wide span of control. This structure promotes a more collaborative and flexible work environment. वहां पे अपर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ये सब नहीं होता है। इसमें मैनेजमेंट लेवल बहुत कम होते हैं, मतलब कि कम बॉसेस होते हैं, फास्ट फास्ट आप फैसला ले सकते हो, ओपन कम्युनिकेशंस होता है यहाँ पे। फिर नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होती है कि कंपनी कुछ बाहर के कंपनी से काम करवाती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ बाहर बाहर के कंपनी से काम करवाती है, जैसे आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग उसको बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। आप लोगों को ये चार याद करना है, ये चार अच्छे से याद कर लीजिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसमें से ये पहला वाला दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैट्रिक्स फ्लैट याद कर लीजिएगा आप लोग, फंक्शनल फिर डिविजनल, मैट्रिक्स फ्लैट, ठीक है। फंक्शनल मतलब एम्प्लॉयज को फंक्शन वाइज सारे के सारे डिपार्टमेंट में भेजो। फिर डिविजनल मतलब कि अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप डिवीजन करो, आप डिवाइड करो डिपार्टमेंट्स को। मैट्रिक स्ट्रक्चर मतलब आपको दो बॉसेस को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक तो फंक्शनल मैनेजर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर। फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब जहां पे बहुत कम स्पैन ऑफ कंट्रोल हो, जहां पे बहुत वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हो, और जहां पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो, सॉरी। फिर देखिए ये सब ना, मतलब कि वो डिफरेंस डिफरेंस है। अब डिफरेंस तो आप लोग खुद पढ़ोगे, डिफरेंस तो हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मीनिंग आपको समझा देते हैं। अब देखिए, उतना ये तबीयत अच्छा भी नहीं है, और डिफरेंस क्या ही पढ़ाए, आप लोग खुद पढ़ लेना। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल है, ऑफिशियली क्रिएट किया जाता है, जहां पे ऑफिशियली रूल्स एंड रेगुलेशंस आप मानते हो, जहां पे ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जहां पे आप इनफॉर्मली रहते हो, कोई जरूरत नहीं है आप अपने वहां दोस्त बनाओ, कुछ भी भाषा में बात करो, कुछ भी पहन के आ जाओ। बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं ना जेनजीज की, एकदम वो टी शर्ट जीन्स वगैरह पहन के कुछ भी आ जाते हैं नॉर्मली, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो मैनेजमेंट के द्वारा ऑफिशियली बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वो है जो एम्प्लॉय के बीच नेचुरली बनने वाला रिलेशनशिप। अब एक ही ऑफिस में तुम काम करने जाओगे, रोज रोज बात करोगे तो गालियां भी निकलेगी, हंसी हंसी भी होगी, हंसी करते करते तुम बात भी कर लोगे नॉर्मली, ठीक है। ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कौन क्रिएट करता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ये टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करता है, टॉप टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करता है। इसको इसको हम लोग ही क्रिएट कर देते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग ही क्रिएट कर देते हैं नॉर्मली, ठीक है। फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस क्या रहता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस रहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कंप्लीट करना। और अ, और वैसे ही ये इनफॉर्मल का ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है? सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना। सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है। फिर ऑथोरिटी यहाँ पे फ्लो करता है ऑफिशियल हियरार्ची एंड पोजीशन। मतलब सीधा सा बात है, अगर ए एकदम टॉप पोजीशन में बैठा है तो ए पहले बी को रिपोर्ट करेगा, बी सी को रिपोर्ट करेगा, सी डी को रिपोर्ट करेगा, डी ई को। इस ऐसे करके ऑथोरिटी रिपोर्ट होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरीके से एक चेन के थ्रू ऑथोरिटी रिपोर्ट होता है। और अगर अगर मान लो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई भी किसी से भी जाके बात कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑथोरिटी अराइजेस फ्रॉम पर्सनल इन्फ्लुएंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो पांच पांच पॉइंट पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आप लोग का। अब बात करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसे ठीक है। अब सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट ही करेगा। अब सेंट्रलाइजेशन में होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कौन करेगा, किसके पास रहेगा डिसीजन मेकिंग पावर? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही रहेगा। और डी और डिसेंट्रलाइजेशन में मिडिल लेवल मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजर के पास भी डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा। मतलब अगर अगर मुकेश भाई अंबानी सारा का सारा डिसीजन लेते हैं तो उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। मुकेश सबको डेलीगेट करके रखा है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन सिंपल सा बात है। सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो लोअर लोअर लेवल मैनेजर को भी दी जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, ऑथोरिटी दिया गया है।
फिर वहां पे वही बात कि सिर्फ यहाँ पे टॉप एग्जीक्यूटिव ही यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, और यहाँ पे सिर्फ मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन में मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर भी डिसीजन लेते हैं, और सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सिर्फ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ऑथोरिटी हमेशा सीनियर सीनियर मैनेजमेंट के पास ही रहता है, सेंट्रलाइजेशन के केस में सिर्फ जो 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 फैसला लेगा सीनियर ही लेगा। ऑथोरिटी यहाँ पे डिफरेंट मैनेजरियल लेवल्स के पास रहता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो टॉप टू बॉटम जाता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे कोई भी हिसाब से जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे हर एक बातचीत पे कंट्रोल होता है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज एंड कंट्रोल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। फिर देखिए, फिर दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट, इसका आपको डिफरेंस घर में रीड करना है आप लोगों को, ठीक है, रीड करना है कि फंक्शनल फंक्शनल में और प्रोडक्ट वाइज में क्या फर्क होता है। फंक्शनल फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशंस मतलब क्या होता है कि फंक्शन वाइज बांट दो, कि कोई अगर ऑडिट वाला बंदा है तो ऑडिट डिपार्टमेंट में भेजो, कोई अगर टैक्स वाला बंदा है तो टैक्स वाला डिपार्टमेंट भेजो, उसको उसको अपने लोग बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, जैसे अमूल दूध का अलग डिपार्टमेंट है, अमूल दही का अलग डिपार्टमेंट, अमूल चीज का अलग डिपार्टमेंट है, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट, ठीक है। पढ़िएगा इसको। फिर बात करते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसको बोलते हैं, आइए। फिर हम लोग बात करते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसको बोलते हैं। अगर मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने जूनियर्स को दे दे, अपनी थोड़ी 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 थोड़ी, मैं मान लो टॉप ऑफिशियल्स हूं, मैं मान लो अभिषेक झा क्लासेस का ओनर हूं, मैं अपना थोड़ा 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 करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है मैंने एडमिन्स को दे दिया कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम मेरा यूट्यूब संभाल सकते हो, तुम मेरा यूट्यूब के कंटेंट्स बना सकते हो, वगैरह वगैरह। मैंने अपनी थोड़ी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर किसी को डेलीगेट कर दी है, तो उस प्रोसेस को अपने लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। उस प्रोसेस को अपने लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर असाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रांट ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जब एक मैनेजर अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है कि लो भाई और टास्क परफॉर्म करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो, तो नॉर्मली उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। इट इन्वॉल्व्स इट 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 इन्वॉल्व्स ये ट्रांसफरिंग डिसीजन मेकिंग while relating overall accountability, while relating overall accountability, ठीक है, क्लियर है। चलिए, एलिमेंट्स क्या क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, एलिमेंट्स क्या क्या है वो डेलीगेशंस के। सबसे पहले ऑथोरिटी, ऑथोरिटी है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब किसके पास पावर है, ऑथोरिटी का मतलब पावर। ऑथोरिटी रेफर टू पावर और राइट गिवन टू द सबऑर्डिनेट, मतलब कौन सा पावर या कौन सा राइट हम सबऑर्डिनेट को दिए हैं, इसको बोलते हैं ऑथोरिटी। एलिमेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहला होता है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब पावर, कि हम सबऑर्डिनेट को जो पावर दिए हैं वो क्या है, उसको बोलते हैं ऑथोरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम उसको ड्यूटी दिए, जो पावर दिए, वो पूरा का पूरा काम करवाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस द ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट असाइन्ड वर्क सक्सेसफुली, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये उसका ड्यूटी है कि वो उस काम को पूरा करेगा। अकाउंटेबिलिटी, कि अगर वो उस काम को पूरा नहीं करेगा तो उसका जिम्मेदार वही रहेगा। अगर उस काम को वो पूरा नहीं करेगा तो उसका आंसर वही देगा, क्यों पूरा नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार वही होगा। तो अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी वो सबऑर्डिनेट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क, ठीक है। तो ये तीन याद रखिएगा, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। फिर बात करते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या क्या एलिमेंट्स है। सबसे पहले है हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, कि मैनेजर सीईओ के अंडर मैनेजर काम करता है, फिर वो मैनेजर के अंदर सुपरवाइजर काम करता है, अब सुपरवाइजर के अंडर वर्कर काम करता है। तो हायरार्की का मतलब होता है कि कौन किसके अंडर काम करेगा। मैनेजर, मैनेजर के अंडर सीईओ काम करता है, सॉरी, सीईओ के अंडर मैनेजर काम करता है। अब मैनेजर के अंदर सुपरवाइजर काम करेगा, सुपरवाइजर के अंदर सबऑर्डिनेट काम करेगा, उसको बोलते हैं हायरार्की। फिर डिवीजन ऑफ लेबर, कि काम को अलग अलग लोगों में बांट देना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है, काम को अलग अलग लोगों में बांटो, किसको अकाउंट्स आता है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उसको भेजो, किसको ऑडिट आता है तो ऑडिट डिपार्टमेंट भेजो।
ये काम को अलग अलग लोगों में बांटो, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन की तालमेल बना के काम करो, सब डिपार्टमेंट्स को मिलके काम करना चाहिए। स्पैन ऑफ कंट्रोल कि एक मैनेजर को उतना ही एम्प्लॉय हैंडल करना चाहिए जितना उसका औकात है, जितना वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब एक मैनेजर को कितना एम्प्लॉयज हैंडल कर देना चाहिए। फिर फिर है भैया कि फॉर्मलाइजेशन, कि रूल्स प्रोसीड्योर्स और पॉलिसीज का होना, उसको बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना, ऑर्गेनाइजेशंस को पूरा का पूरा डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना एकदम, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर फिर एक होता है सेंट्रलाइजेशन और डिस। अब इसका मतलब, वो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, कि टॉप मैनेजमेंट के पास सिर्फ पावर है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबके पास पावर है, सबके पास पावर है, सबके पास पावर है, ठीक है। आइए, अब अपने लोग पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं। इसमें से आप 7-8 पॉइंट पढ़ लेना, हो जाएगा। 7-8 पॉइंट पढ़ लेना, इतना इतना नहीं पढ़ना है, 7 पॉइंट्स पढ़ लेना, हो जाएगा आपको। हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर और, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेस को हम लोग इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं ऑर्गेनाइजिंग करने के वजह से। फिर क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग को पता रहता है कि हमारा क्या रोल है, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा का पूरा क्लैरिटी रहता है, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, हम लोगों को सब सब काम पता है। इनहैंस्ड इनहैंस्ड वो कोऑर्डिनेशंस, तो डिपार्टमेंट्स मिल के काम करते हैं, डिपार्टमेंट एकदम तालमेल बना के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन का मतलब डिपार्टमेंट मिल के काम करती है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ग्रोथ भी होता है, एक्सपांशन भी होता है नॉर्मली। इम्प्रूव्ड वो डिसीजन मेकिंग, आप अच्छे अच्छे फैसले ले स्टार्ट करते हो, आप अच्छे अच्छे फैसले लेना स्टार्ट करते हो। इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी, कि अगर कोई काम नहीं किया, अगर कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया, तो उसका अकाउंटेबल कौन है, वो चीज पर ज्यादा फोकस करने लगेगा इंसान, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी, कि अगर बाहर में, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस आ रहा है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हो, तो उसको अपने लोग अडेप्ट कर सके। तो ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का, इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का। इफेक्टिव efficient use efficient resource utilization, clarity in roles and responsibility, enhanced coordinations वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, कि मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। तो सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट्स है कि स्पेशलाइजेशंस, कि जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है वो वो उस उस डिपार्टमेंट में जाके बैठेगा। क्लैरिटी ऑफ रोल, सबको अपना रोल्स पता रहेगा कि क्या काम किसको करना है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सब कोई एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा। स्किल डेवलपमेंट, स्किल का भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयज का स्किल डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स भी होगा, ठीक है। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बचेगा नॉर्मली, प्रोडक्शन का खर्चा बचेगा नॉर्मली, ठीक है। और डीमेरिट्स है कि डिपार्टमेंट आइसोलेटेड बन जाएगा। सिलोस का मतलब है क्या, डिपार्टमेंट आइसोलेटेड बन जाएगा। पुअर 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 कोऑर्डिनेशंस, लिमिटेड 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 व्यू पॉइंट्स। अगर हम सबको अपना फंक्शन वाइज काम कराएंगे तो सिर्फ वही काम करते करते, रिपीटेड काम करते करते वो लोग बोर हो जाएगा। फिर डिसीजन भी लोग स्लो लेने लगेगा, स्लो डिसीजन मेकिंग। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी, फंक्शनल स्ट्रक्चर कैन बी रिजिड, ठीक है। फिर पोटेंशियल पोटेंशियल कंफ्लिक्ट, तो कंफ्लिक्ट में अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स ड्यू टू डिफरिंग प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। डन। अब इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब इजी इजी है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, सीधा सा बात है, ठीक है। मेरिट्स अगर पूछा तो मेरिट्स की जगह बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस वगैरह सब कुछ में काम आ जाएगा मेरिट्स। और डीमेरिट्स मतलब क्रिटिसिज्म्स वगैरह सब कुछ में काम आ जाएगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑर्गेनाइजिंग इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़िए, सारे के सारे चैप्टर्स पे फोकस कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।